चलिए हम पुनिया जी से कमेंट लें, उसके पहले ये तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है जीत का। एक तरफ ममता बनर्जी के समर्थक हैं, एक तरफ जयललिता के समर्थक हैं, केरल में लेफ्ट पार्टियों के समर्थक हैं और असम में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। राम माधव ने ऐलान कर दिया है कि असम में बीजेपी की सरकार सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में शपथ लेगी। किरण रिजिजू को कांग्रेस ने बहुत बुरा हाल में छोड़ा हुआ था, तो उसको सुधारने के लिए हमने नई सिरे से कैंपेन जो चलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे रख करके, उनके सपनों को आगे रख करके और सोनोवाल को चेहरा बना करके हमने वहाँ कैंपेन किया। उसका लाभ मिला और असम की जनता ने कांग्रेस को नकारने का जो मन बना लिया था वो हमको दिख रहा था। क्या ये एक रास्ता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी अपनी वर्चस्व कायम रखेगी आने वाले समय? वो तो शुरू हो गया है। अब नागालैंड में पहले से भारतीय जनता पार्टी और एनपीएफ का सरकार रही है 15 साल से। अरुणाचल प्रदेश में भी वहाँ पे जो रीजनल पार्टी है उसके साथ समझौता है और असम में अब कांग्रेस चली जाएगी तो उनके पास सिर्फ मेघालय और मिजोरम और मणिपुर 3 राज्य बच जाते हैं। वो भी आगे आने वाले दिन में चुनाव जब भी होगा तो उनको जनता नकार देंगे। मणिपुर में तो आप देखा ही है कि वहाँ का उपचुनाव जो हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ही जीते हैं, तो कांग्रेस का हालत अब ख़त्म है। कांग्रेस और राज्यों को लूज कर रही है और उन्होंने खो चुके हैं पिछले भी चुनाव में, इस चुनाव में और लोकसभा में तो बुरी हालत हुई। पूर्वी भारत में कांग्रेस का पंचम हमेशा से मजबूत रहा था, चाहे असम में हो, बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में हो, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहेगा। कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्य से भी वो खत्म हो जाएगा। सर, इन इंग्लिश और कमेंट्स, नाउ द बीजेपी इज रेडी फॉर मेकिंग गवर्नमेंट इन असम। अरे आप इतना दे रहे हैं। वन कमेंट। बीजेपी हैज स्टार्टेड टू विन एंड इट हैज बिगन नाउ असम and then there will be many states whenever elections are held. Congress will be wiped out because people are fed up with the Congress policy and the corruption which is very much inherent part of the Congress party. That has been exposed. तो ये देखिए पटाखे फोड़ने की तैयारी कितने ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी। वहाँ पर लंबी लड़ियाँ हैं पटाखों की लाकर रखी गई हैं। क्या बात, आवाज़ गुम है क्या इन पटाखों की? कहीं ना कहीं इस बार आवाज़ नहीं आ रही है अभी तक इस पटाखे की। लगता है बिहार के लिए लेकर रखे थे, आज फोड़ने का मौका आया तो इसलिए सुलगने में समय लग रहा है। लेकिन ये देख सकते हैं आप, सब कार्यकर्ता जुटे हैं जी जान से वहाँ कि पटाखा फूट जाए, आवाज़ आ जाए उसमें से। यूपी के लिए भी रखेंगे, बड़ी कोशिश हो रही जी। यूपी के लिए भी रखेंगे अभी से, हो सकता है लेकिन रखें। लेकिन यूपी के लिए इस जीत से बीजेपी को संदेश लेना पड़ेगा। वो क्या संदेश होगा, क्या सबक होंगे? विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ हैं, उनको लग रहा होगा हम उनको भूल ही गए। सोनकर शास्त्री जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले बधाई आपको आज की इस जीत के लिए। पटाखे फूटने की आवाज़ आ गई, रुकिए आपको भी सुनवा देते हैं, बहुत देर से इंतजार हो रहा था सबको। ये देखिए, दिवाली के दिन नेता लोग हमसे कहते हैं पटाखे मत फोड़िए, प्रदूषण होता है, और चुनाव के दिन खुद पटाखे फोड़ने से चूकते नहीं है। बहरहाल सोनकर जी, बधाई आपको आज की इस जीत के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बाद आज? नहीं, देखिए हम लोगों को बहुत उम्मीद थी और से बीजेपी की जीत है, सेलिब्रेशन हो रहा है कार्यकर्ताओं का। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, बीजेपी दफ्तर, दिल्ली। चलिए, वैसे जिंदाबाद के नारों के अलावा, ढोल के अलावा और कुछ सुनाई तो दिया नहीं। सोनकर शास्त्री साहब, आपकी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें आ गई बीच में, इसलिए आपकी आवाज़ कट गई थी। आप अपनी बात रख सकते हैं अब। नहीं, मैं ये कह रहा था कि असम में यही सब क्यों भयानक, दर्दनाक कि वहाँ पर संस्कृति परंपरा पर भी आघात हो रहा था। वहाँ
तो एक नहीं खत्म हो गया था, लोग विकास जैसे चीज को भूल चुके थे। भारतीय जनता पार्टी अपरिहार्य थी कम से कम। पुनिया जी की कई बात सुना है, मैं सब तो जवाब नहीं दे सकता, पर इतना जरूर उनको बताना चाहूँगा कि 2014 लोकसभा के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और ख़ास तौर से हमारे के उम्मीदवार उस समय थे नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने कहा था कि तो भारत को इस देश को कम गंभीरता से लिया था। उसका परिणाम ये हुआ। सर आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही है। हालांकि बरसात तो कलकत्ता में हो रही है, लेकिन सिग्नल पता नहीं क्यों आपके दफ्तर का टूट रहा है। हम वापस आते हैं इस तकनीकी खामी को दूर करके। इसके पहले दो बड़ी चीजें बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 ट्वीट किए अभी अभी। उन्होंने लिखा है कि ममता बनर्जी से मैंने फोन पर बात की है और इस शानदार जीत पर, इंप्रेसिव जीत पर उनको बधाई दी है। अब वो अपनी दूसरी पारी शुरू कर रही हैं, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है जयललिता के लिए, ये लिखते हुए कि जयललिता से अभी फ़ोन पर बात हुई है, उनको मैंने जीत की बधाई दी है और उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ये 2 ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। हालांकि मैं ढूंढ रहा हूं, उन्होंने ये नहीं लिखा कि सर्बानंद सोनोवाल को भी बधाई दी है। वैसे सर्बानंद सोनोवाल के नाम का ऐलान कर दिया राम माधव ने। अब से थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सर्बानंद सोनोवाल ही बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। असम में कोई बदलाव की गुंजाइश या स्थिति ना देखी जाए, उसके लिए कोई अटकलें भी ना लगाई जाएं। सचिन मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम से आ गए हैं। ड्रोन के जरिए आपको लगातार वो सुबह से रुझान और नतीजे दिखा रहे हैं। सचिन, अब जरा फटाफट से न्यूज़ रूम से ड्रोन के जरिए अगर आप दिखाएं तो बताया जा रहा। सर्बानंद सोनोवाल साहब आ गए हमारे साथ। सर्बानंद जी, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हेलो, सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? हाँ सर बधाई हो आपको हेलो। सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर अब आपको मुख्यमंत्री जी कहकर बधाई दे दूं या अभी सर्बानंद जी कहकर ही बधाई दूं? अभी भी गिनती का काम बाकी है। गिनती को कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद उसके बाद आपको ही बधाई देनी पड़ेगी। बधाई उसके बाद आप ही को देनी है ना सर? ठीक है। मुख्यमंत्री बनने के लिए हाँ, राम माधव जी ने तो इशारा किया है कि आप ही बन रहे हैं। हाँ, ठीक है। आप खुल के कुछ बोल नहीं रहे सर्बानंद जी। हाँ, आप खुल के कुछ बोल नहीं रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपसे बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से होने वाले असम के, या केवल बीजेपी के नेता से बात कर रहे हैं? ठीक है, गिनती कंप्लीट हो जाने दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोग्राम तय किया है उसी हिसाब से once the काउंटिंग इज ओवर देन डेफिनेटली। कितनी बड़ी सरकार बनाएंगे ये तो शुरू कर दिया होगा, आपके दिमाग में तो शुरू कर दिया होगा, दिल में किस किस को लेना है, किसको नहीं लेना सरकार में। ओके, देन थैंक यू। अच्छा, ये भी एक विकट बात है कि सर्बानंद जी इस समय बातचीत करने में जो झिझक उनके दिखाई दे रही है वो इस बात से कम है कि वोटों की गिनती नहीं हुई है, बल्कि थोड़ा जैसे होता है शर्मा जाता है व्यक्ति कई बार। वो संकोच उस तरह का ज्यादा लग रहा है कि नहीं है? पार्टी से पूछा नहीं है, वो बीजेपी भी अभी आए हैं तो यहाँ के डिसिप्लिन को अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पूछ के बताएंगे। जब थोड़े इलेक्ट हो जाएंगे तब बताएंगे। तो इलेक्ट होने वाले हो, पर वो नेता तो है ही है, राम माधव कह ही गए हैं। राम माधव ने कह दिया, साहब ने जो सवाल पूछा वो बड़ा सेंसिटिव सवाल है ना, कि कैसे कितनी बड़ी सरकार बनाए, किनको लेंगे आप। अब उसके तो बाद ये बड़ा सेंसिटिव सवाल है अपने आप में। एक बार हम सचिन के पास चलते हैं न्यूज रूम, तब तक आप चाय का एक्सेप्ट ले सकते हैं। हम सचिन के पास चल रहे हैं एक बार न्यूज रूम। सचिन वहां से ड्रोन के जरिए हमें दिखा रहे हैं डेटा अपडेट करके कि इस वक्त की क्या स्थिति है तमाम। अब आप मुझे बताएगा, दूसरी तकनीक आ गई है उनके पास कुछ। सचिन, क्या नया आप दर्शकों के लिए आपके पास? मैं वो नई तकनीक दिखाऊंगा, लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे थे अभी, आपने सर्बानंद सोनोवाल को बधाई दी, उसमें एक लाइन और मैं ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि पत्रकार होने के कारण तो एक उमड़ता रहता है अंदर वो सवाल। वो ये था कि कहीं ना कहीं एक फर्क देखा जा रहा है रोहित, जो हमने बिहार इलेक्शंस के बाद देखा था, नेताओं के रिएक्शन बहुत जल्दी आने जो आउटरीच शुरू हो गए थे। एक तो प्रयोग वहां पर नहीं देखा गया और दूसरा यहाँ पर बहुत संभल कर बोला जा रहा है। खैर, ये अच्छी बात है। अब रुक करते हैं, इस वक्त हमारे पास बैलेट से हम रुझान दिखाते हैं। लगभग सभी सीटों के हमारे पास रुझान आ गए हैं। तमिलनाडु का रुख सबसे पहले करते हैं। ये देखिए, पार्टी वाइज पोजीशन पूरी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप।
AIADM के 128 सीटें, यानी कि अम्मा की वापसी हो गई है। बधाई भी देगी है यहां पर प्रधानमंत्री ने जयललिता को। DMK प्लस कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही थी, 93 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और तमिलनाडु से रुक करते हैं असम का, जिस स्टेट की बात अभी हम कर रहे थे, और बीजेपी के चेहरे जिस स्टेट के कारण खिले हुए हैं, सनराइज हुआ है जहां पर लैंड ऑफ राइजिंग सन में। बीजेपी यहां पर 126 के 126 सीटों के रुझान और नतीजे हमारे पास हैं इस वक्त, और बीजेपी 73 पर लीड कर रही है, बीजेपी प्लस 73 पर लीड कर रही है, यानी कि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसके पास बिल्कुल पहुंचता हुआ। तरुण गोगोई बाहर होते हुए कांग्रेस प्लस 31, और AIUDF जो कि बड़ा मार्जिन स्टेक क्लेम कर रहा था, वो बहुत ज्यादा यहां पर ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। तो ये असम थी। असम के बाद हम केरला का रुख करते हैं। केरला की जो पार्टी वाइज पोजीशन है इस वक्त, तमाम रुझान हमारे पास मौजूद हैं, वो क्या कह रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें नजर आ रही हैं। सिंपलीफाई तरीके से देखा जाए तो केरला सबसे ज्यादा आसान नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिवर्स स्वीप हुआ है। LDF आया है, UDF गया है, 50 और 79, ये डिफरेंस साफ नजर आ रहा है। बीजेपी यहां पर देखना होगा, अभी तो फिलहाल एक पर नजर आ रहा है क्योंकि रुझान सब मौजूद हैं। क्या एक से ऊपर बढ़ पाता है यहां पर? जो शुरुआत होती है तो वो कितने तक आकर के सिमटती है, ये केरला की इस वक्त पार्टी पोजीशन है। पुडुचेरी साथ लगता सदर्न स्टेट तमिलनाडु के साथ पुडुचेरी 30 सीटें हैं, और इस वक्त हमारे पास पार्टी पोजीशन से देखें तो 15 रुझान हमारे पास मौजूद हैं। 15 रुझान और नतीजे हम आपको बताएं, इसमें आप नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी 0, क्योंकि बीजेपी को बहुत ज्यादा यहां स्टेक नहीं है। 6 सीटों पर कांग्रेस प्लस आगे चल रही है। AIDMK ने खाता खोला है 1 के साथ, तो कुल मिलाकर के, और DMK आदर्श जो है वो 8 पर चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल यहां पर अगर जिसे कहते हैं कि अगर आज शाम को कोई न्यूज मेकर ऑफ द डे है तो ममता बनर्जी ही है। 184 के बाद ये कहा जा रहा था मैजिक फिगर वापस लाएंगे, 214 पर इस वक्त लीड कर रही हैं। 294 के 294 सभी हमारे पास रुझान नतीजे हैं। 200 के बैरियर को तोड़ना हो, अब इसमें एनालिसिस देखा जाएगा कि क्या ना केवल पिछली बार बल्कि 2 बार जब किसी ने रिपीट की है ऐसी विक्ट्री, इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इतनी सीटें मिली हैं कि 200 प्लस 184 को तोड़ते हुए। रोहित, ये इंटरेस्टिंग होगा। शुक्रिया सचिन, फिलहाल वहां से बड़े साफ बड़ी क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए न्यूज रूम से हमारे दर्शकों को।